जी, हम बात करते हैं अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या दूसरा नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसकी हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की, कि इसको किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। अब देखें, हमने वहां पे एनर्जी डिटरमिन करवाई थी डेल्टा ओ। ये इक्वल थी, हाई एनर्जी थी 0.6 इंटू टू, यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। और लो एनर्जी थी आपके पास -0.4 मल्टीप्लाइड बाई थ्री, यहाँ पे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो इसकी मदद से आपने फार्मूला बना लेना है। कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि एनर्जी हायर माइनस लोअर करनी पड़ती है, तो फार्मूला बन जाएगा। देखिए हायर क्या है, अगर मैं इस दो की जगह एन लिख दूं तो मतलब क्या होगा, आप समझिएगा इस बात को। यहाँ पे एन से मुराद होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन ईजी, के ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड नहीं है ये, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। अनपेयर्ड हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कि एन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ईजी। ठीक है, उसकी जगह पे मैंने दो की जगह पे एन लगा दिया, माइनस 0.4 एन T2G। अब ये देखें, यहां पर जो आपका ये केस लगाया है वो लोअर, हायर माइनस लोअर वाला केस ही लगा है। अब ये फार्मूला है जो आपके पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी एनर्जी कैलकुलेट करवा सकता है। कैसे करवाता है, मैं एक आपको टेबल बनाकर बताता हूँ। दो केस हमने देखने हैं, एक वीक फील्ड का केस और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस। तो मैं आपको ना, आप दोबारा से एक दो बातें रिकॉल करवाता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको बताया हुआ था मैंने। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला n × n+2, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला था। और स्पिन का आपको वैल्यू बताई हुई थी 1/2 होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला बताया हुआ था, वो होता है 2s+1। ठीक है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताई हुई थी, पैरा और डाया। अब सारी बातें मैं ना आपको एक टेबल में बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे T2G, और यहाँ पे हम लिखेंगे EG, और यहाँ पे हम लिखेंगे N, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट mm से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्पिन, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ जगह ही कम पड़ गई है, चले यहाँ पे एक दफा लिख देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक और खाना बनना था, चले वो आपको वैसे बताता जाऊंगा। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी मेटल के जो डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, तो अब उसके T2G में तीन ऑर्बिटल होते हैं और EG में दो होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली T2G में आएगा। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, n × n+2 अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इसकी स्पिन एक की कितनी होगी, 1/2। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, फार्मूला होता है 2s+1, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगी 2। और ये पैरा है, डेफिनेटली पैरा है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, तो वो नीचे मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। आपको पता है हायर कितनी थी एनर्जी, +0.6, ठीक हो गया, इंटू EG, -0.4 NEG, और यहाँ पे n T2G। अब आप देखें कि इसके जो हायर एनर्जी है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट मींस कि ये जीरो हो गया। और यहाँ पर आप गौर करें तो n की वैल्यू एक है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
ठीक हो गया। तो इसकी ओवरऑल एनर्जी कितनी निकल कर आ जाएगी, वो होगी -0.4। तो ये 0.4 इसकी एनर्जी निकल कर आ जाएगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किसी के अंदर डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर क्या करना है हमने। 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें D2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपने लगा देने। Eg इसका भी खाली है। अब डायरेक्टली मैं करूंगा, आपको बार बार नहीं बताऊंगा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, फार्मूला बताया हुआ है आपको। और स्पिन कितनी हो जाएगी, एक की 1/2 है, टू की 1 हो जाएगी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी। इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी एक की होती है -0.4, तो दो की हो जाएगी 0.8, इसकी होती माइनस में 0.4। अब D3 की बात कर लें अगर हम इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। और Eg जो है ये अभी भी एम्प्टी है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √15। और स्पिन इसकी आपके पास निकल कर आएगी 3/2, एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4। और ये डेफिनेटली पैरा मैग्नेटिक। तो दो की कितनी है 0.8, तो तीन की कितनी हो जाएगी -1.20। मल्टीप्लाई करना था, सिंपल फार्मूला नीचे मैंने लिखा हुआ है। अगर हम बात करें D4 की, तो D4 के केस में सर ये बात करते हैं हम जहां पे हंड रूल फॉलो हो। हंड रूल फॉलो हो रहा हो, यानी वीक फील्ड लिगेंड है आपके पास, पेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा। अब सर यहाँ पे एनर्जी कैसे निकालेंगे, 0.6 से माइनस करना है आपने ये वाला फैक्टर 1.20। तो कितनी आ जाएगी एनर्जी, तो ये एनर्जी आ जाएगी -0.6। ठीक हो गया। किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछे। ये आपके पास, इसके बाद ये n इसका 4 आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है इसके अंदर, और मैग्नेटिक मोमेंट इसका 24 आ जाएगा। अब ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल बता दी है, आगे मेरा नहीं ख्याल, मुश्किल है, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आई तो पूछें। हाँ जी, क्लियर है सबको। ये था आपके पास वीक फील्ड का केस। और दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस आप खुद से कर सकते हैं, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में Eg में नहीं भेजना आपने। उसमें क्या करना था, इसी को अगर मैं D4 को लिखता तो ऐसे लिखता कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करता और बाद में इसी के अंदर पेयरिंग करवा देता। Eg अब भी एम्प्टी रहना था जब तक के D6 फिल ना हो जाता, डी में 6 इलेक्ट्रॉन ना आ जाते, तब तक ये काम चलता जाना था। Eg एम्प्टी रहना था D6 तक, तो Eg एम्प्टी ही रहता है। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस आप खुद से कर सकते थे। अब हम बात करते हैं CFT इन टेट्राहेड्रल। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड जो होता है, लिगेंड जो होता है ये बिटवीन एक्सिस अप्रोच करता है। बिटवीन एक्सिस अप्रोच करता है, तो डेफिनेटली जो बिटवीन एक्सिस पे आर्बिटाल अवेलेबल है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये केस डिफरेंट हो गया, इससे अपोजिट हो गया। इस केस में DXY, DYZ और DZX ऊपर, और ये नीचे EG, ये आपके पास नीचे आ गए। ठीक है। DZ² एंड DX² -Y²। अब इनकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी ना, कि नीचे वालों की एनर्जी
6 × 2 हो जाएगी और ऊपर वालों की एनर्जी 0.4 प्लस में × 3 हो जाएगी। देखें, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ठीक है, कैसा वक्त बदला है ना टेट्राहेड्रल के केस में, कि जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। चेंज हो गया सारा सिस्टम ही यहाँ पे। अब यहाँ पे फार्मूला वही है, बातें भी वही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का केस यहाँ पे हमने देखना है कि वो क्या सीन होगा। अब टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री आपको पता है। टेट्राहेड्रल देखें तो इसमें ना कोई भी सिमिट्री नहीं पाई जा रही होती। ये मेटल है, इसके सराउंडिंग में ये 4 लिगेंड लगे हुए हैं। अब इसमें कोई भी सिमिट्री नहीं पाई जा रही। अब सिमिट्री नहीं पाई जा रही तो हम इसके साथ जी नहीं लगाएंगे, सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं पाई जा रही। इसको हम सिंपली ई बोलेंगे और T2 बोलेंगे। ई बोलेंगे या T2 बोलेंगे, जी तभी लगाते हैं जब सेंटर ऑफ सिमिट्री पाई जा रही हो। अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री एब्सेंट है तो आप जी नहीं लिख सकते। जीरड, ये अगर आपने नहीं सुने तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं, चैनल का लिंक भी है, वहां से आप सुन सकते हैं। फार्मूला वही है सर कैलकुलेशन का, बाकी सारा काम वही है। लेकिन यहाँ पे जो मेन है ना वो कि स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल तो बेसिकली हमने देख लिया ना। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि यहाँ पे जो केस होता है ना, चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रहे हैं चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड ले रहे हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक तो सिमिट्री का फैक्टर नहीं है इन्वॉल्व हो रहा, और दूसरी बात, अगर आप इसकी चेक करें ना टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, ये आगे मैं आपको बताता हूँ फार्मूले से भी कैलकुलेट कैसे करनी। स्प्लिटिंग चेक करें ना आप तो ये लेस होती है, लेस स्प्लिटिंग है देन ऑक्टाहेड्रल। अब स्प्लिटिंग लेस होगी तो इसमें डेफिनेटली पहले इलेक्ट्रॉन जो होंगे सिंगल सिंगल फिल होंगे सब में, लो स्प्लिटिंग की वजह से। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं होगी। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी जो होगी वो मोर होगी दूसरे लफ्जों में। ठीक है, क्योंकि इसमें ना स्प्लिटिंग बहुत कम है। मतलब ये गैप जो होता है ना, रिपल्शन जो होती है ना, क्योंकि सिमिट्री नहीं थी इसमें, सिमिट्री नहीं थी तो जो गैप था ना वो बहुत कम था। ये इतना कम था कि इलेक्ट्रॉन ने चाहा कि वो पहले सिंगल सिंगल सब में जाएं, यानी वो अनपेयर्ड रहें, वो पेयर फॉर्म में ना रहें। तो ये केस होता है। तो इस केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है सर वो कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। अब हाई एनर्जी में तो नहीं जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग करवाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो सर वो तो नहीं पॉसिबल ना। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे सिंगली फील्ड होंगे, पहले हंड्स रूल फॉलो होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, टेट्राहेड्रल के केस में हंड्स रूल फॉलो होगा। ये बात नोट कर लें, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वो वीक फील्ड है, टेट्राहेड्रल के केस में हंड्स रूल फॉलो होगा। ठीक हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड का लिगेंड का जो केस होता है वो अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है और अच्छी खासी इसमें आप कह सकते हैं गैप प्रेजेंट होता है। अब इसको अगर मैं आपको बताऊं कि ऑक्टाहेड्रल तो आपने देख लिया, स्केयर प्लेनर की अगर हम बात करें तो स्केयर प्लेनर में भी स्प्लिटिंग होती है और उसमें भी बड़ा गैप प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, स्केयर प्लेनर में स्प्लिटिंग इस तरह से होती है।
ये स्प्लिटिंग का पैटर्न है स्क्वायर प्लेनर में। ये मतलब कि यहाँ पे ये जो है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है ऑर्बिटल, ये डी जी स्क्र। देखिए कम्प्लेक्स होता जा रहा है ना काम। तो कम्प्लेक्सिटी की तरफ मैं नहीं चाह रहा कि आपको लेकर जाऊं। ये डी एक्स वाई है। जस्ट थोड़ी सी ये बात बतानी जरूरी है कि आपको उभाम न रहे कुछ। डी वाई जी है और ये डी एक्स जी है। अब आप देखें कि तीन ऑर्बिटल थे जो डी एक्स वाई वाई जी और जेड एक्स। उनमें से भी जो एक्स वाई है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो सब जंप लगाते ऊपर चले जाते हैं। ये स्प्लिटिंग पैटर्न है आपके पास स्क्वायर प्लेनर के अंदर। और यहाँ पे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों का केस अप्लाई होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग होगी, वीक फील्ड के केस में पेयरिंग नहीं होगी। अब देखें ये सारा आपको पैटर्न पता चल गया है किसमें कैसे स्प्लिटिंग होगी और कौन सा ऑर्बिटल ऊपर जाता है और कौन सा नीचे। ये तीनों केस मैंने आपको बता दिए। टेट्रागोनल का केस मैं नहीं डिस्कस करूंगा आपसे, जो जरूरी भी नहीं है। अब एक टेबल बनाते हैं स्प्लिटिंग और इनमें क्या क्या ताल्लुक है। ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्री यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी आर्बिटल। ऐसे आर्बिटल जिनकी एनर्जी मैक्सिमम थी, कितने हैं वो। और यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल, टोटल हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल के कितने आर्बिटल जो थे हाइब्रिडाइज हुए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन ना भी बोले तो बेटर है कि कितने आर्बिटल थे जो मिले हैं, मतलब उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया ये कह लें। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टेट्राहेड्रल और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर। सर ज्योमेट्री थी, ऑक्टाहेड्रल है ये है टेट्राहेड्रल है और ये है स्क्वायर प्लेनर एसपी। और नंबर ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑर्बिटल कितने थे ऑक्टाहेड्रल में, आपको पता था ना, दो थे मैक्सिमम ऊपर और तीन नीचे रहते थे। तो दो मैक्सिमम थे, ईजी में थे ना वो। और टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने थे। ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं ना टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्योंकि उसका अगर देखा जाए स्ट्रक्चर तो इस तरह से होता है, ऊपर नीचे और 4 कॉर्नर पे लगे होते हैं। तो 6 होते हैं मैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 6। और टेट्राहेड्रल में आपको पता है मैक्सिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल कितने थे। टेट्राहेड्रल में उल्ट हो गया था, ऊपर 3 चले गए थे। तो 3 थे T2 में। अब T2 के साथ जी नहीं लगाऊंगा मैं। और टेट्राहेड्रल में मैक्सिमम आपको पता है कितने इन्वॉल्व होते, 4 होते हैं। तो वो 4 इधर आ गए। ठीक है। अब एसपी स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर में एक ही था, वो जो था वो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर था। और इसमें भी स्क्वायर प्लेनर में भी 4 इन्वॉल्व होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो 4 इन्वॉल्व होते हैं। ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब इसको लिखते हैं रिलेशन बनाकर एक ना, ये आपको समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ। अगर हम इन दोनों की एनर्जी को कंपेयर करना चाहें कि किसकी इसमें से एनर्जी ज्यादा है, तो हम इसको कंपेयर करें। अब देखें नंबर ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑर्बिटल कितने थे। ऑक्टाहेड्रल के केस में 2 और टोटल कितने थे 6, उससे डिवाइड कर देंगे। ये ऑक्टाहेड्रल की आ गई, इसको इक्वल रख लेंगे सर आप। टेट्राहेड्रल में मैक्सिमम एनर्जी ऑर्बिटल कितने थे 3 और टोटल कितने थे 4, और ये डेल्टा टी टेट्राहेड्रल आ गया। अब यहां से आप निकालें कैलकुलेशन करके, तो डेल्टा
ओ जो होगा वो निकल कर आएगा 9/4 डेल्टा टी। अब यहां से आप एक बात देख सकते हैं कि किस में स्प्लिटिंग ज्यादा है। जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा है। अगर आप टेट्राहेड्रल के केस निकालना चाहे तो वो इस तरह से हो जाएगा ना, 4/9 हो जाएगा ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो देखें, ऑक्टाहेड्रल के केस में 9 ऊपर था तो वो ज्यादा थी, ठीक है, जबकि टेट्राहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग कम है। इसी तरह आप ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ निकला हुआ इनका ऑर्डर बता दूं। स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, फिर आपके पास ऑक्टाहेड्रल में, और लास्ट में आपके पास टेट्राहेड्रल में होती है। तो ये स्प्लिटिंग पैटर्न है। इस पूरा जो तीनों हमने डिस्कस किए हैं कि इसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होनी है और क्या क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, वो हमने आज बातें डिस्कस की हैं। देखिए, CFT अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन एक पूरा 1 घंटा हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर ली है, एक पूरा घंटा। तो एक लेक्चर बस, जस्ट एक लेक्चर और होगा कोऑर्डिनेशन पे कल, और फिर इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद मैं देखूंगा कि आपको क्या पढ़ाना है। हाँ जी, कोई सवाल है आपका तो पूछें, एनी क्वेश्चन।